है वो हम कल कवर करेंगे, राइट। तो आज का जो इंडिकेटर है जिससे हम शुरुआत करेंगे वो है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस मेरी नज़र में मार्केट को समझने का एकदम आसान तरीका है। इससे आसान मुझे कोई और चीज नजर नहीं आती है। अगर मेरे को आप चार्ट दे दे और उसके ऊपर दो मूविंग एवरेजेस दे दे तो मैं अपना डिसीजन आराम से ले सकता हूँ। मुझे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस हद तक मूविंग एवरेजेस का जो कंसेप्ट है वो हमको हेल्प करता है। वो किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, वो आज हम कवर करेंगे, राइट। सो बिफोर दैट आई विल कवर मेरा जो कस्टमरी डिक्लेरेशन है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सिर्फ लर्निंग के हिसाब से है। उसको किसी भी हालत में आपने ये नहीं समझना है कि ये बाय और सेल एडवाइस है, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुराने एग्जांपल्स दे सके, लेकिन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो करते करते सामने करंट प्राइस चार्ट्स ये सब आ ही जाते हैं। बट किसी भी हालत में किसी भी चार्ट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसको आप बाय और सेल एडवाइस बिल्कुल मत समझिएगा। मार्केट इज अ गेम ऑफ रिस्क। डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं रिस्क को कम रखें, लेकिन फिर भी वो एक रिस्क तो बनी हुई है। तो अपनी तरफ से समझ करके अपने एडवाइजर से पूछ करके ही इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करिएगा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मूविंग एवरेजेस, व्हाई इट हेल्प्स इन द मार्केट। तो अगर हम एकदम आसान सी बात करें, अगर आपको समझना है मार्केट को, समझना है कि किस तरीके से पैसा मार्केट में बनता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप है ना डे इन डे आउट मार्केट में शॉपिंग करते हैं। आप जैसे समझिए हम लोग टिपिकली अगर हम सोचते हैं कि हम किसी एरिया में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, राइट, किसी भी एरिया में फ्लैट खरीदना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, तो हमारा सबका एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच रहता है। वो अप्रोच से धीरे धीरे करके आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारी रेगुलर लाइफ में भी हम मूविंग एवरेजेस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं विदाउट अवर नॉलेज, राइट। तो समझ लो आप इफ यू मूव इनटू अ न्यू सिटी, कोई आप नए शहर में जा रहे हैं। तो इस केस में आई विल जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द बॉम्बे सिटी। तो अगर हम मुंबई में मूव आउट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉब और एनी रीजन, आपका मुंबई में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। अब मुंबई में ट्रांसफर होने के बाद यू आर प्लानिंग टू रेंट अ 2 BHK हाउस। आप 2 बेडरूम हॉल किचन का घर रेंट पे लेना चाहते हैं, राइट। तो आपके स्टेप्स क्या होंगे, आप किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। अगर आपको ये घर ढूंढना है 2 BHK का, तो किस तरीके से टिपिकली आप इसको अप्रोच करेंगे, एनीबडी? क्या अप्रोच रहता है कोई भी नई सिटी में अगर आप जा रहे हैं और आपको घर खरीदना है, तो क्या अप्रोच रहता है टिपिकली? चेक इन वेबसाइट, चेक एट वेबसाइट्स। हम्म। ब्रोकर। बोलिए सर, क्या? ब्रोकर ब्रोकर थ्रू ब्रोकर। हाँ, बेसिकली आप सर्वे करोगे, राइट। राइट। तो जब भी आपको कुछ घर खरीदना है तो आप सर्वे करोगे और आप ट्राई करोगे कि किस लोकेलिटी में किस बजट पे घर मिल रहे हैं, राइट। तो समझ लो आप इस तरीके से सर्वे किया और आपको आपको लगा कि गिरगांव में यू आर एबल टू गेट अ 2 BHK इन अ बजटेड प्राइस ऑफ से अराउंड 2 CR, ठीक है। तो 2 करोड़ में अगर आपको पता चल गया थ्रू द ब्रोकर, थ्रू द मार्केट सर्वे, किसी फ्रेंड्स को पूछ करके, वेबसाइट्स पे जा करके आपको पता चला कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना है तो गिरगांव में आपको वो अराउंड 2 CR में, या सॉरी गोरेगांव में आपको वो 2 करोड़ में मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको 2 करोड़ में मिल जाएगा ऐसा एक आपको अंदाजा आ जाता है, राइट। नाउ व्हेन यू आर एक्चुअली अप्रोचिंग द पीपल, जब आप एक्चुअली लोगों को मिलते हैं तो आपको 3 तरीके के ऑफर मार्केट में दिखाई पड़ेंगे, ओके। पहला ऑफर है कि कोई बंदा जो है ना वो 2.5 करोड़ में आपको 2 BHK दे रहा है। दूसरा बंदा है जो आपको अराउंड 2.1 CR में दे रहा है। तीसरा बंदा है जो आपको अराउंड 1.5 करोड़ में दे रहा है, ओके। तो अगर आपको इस तरीके के अप्रोचेस
आते हैं कि मार्केट में आप सर्वे करते हो, आपको मालूम है 2 CR में मिलना चाहिए मुझे, अगर कोई बंदा आपको 2.5 करोड़ में बेच रहा है, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा? ओके, लुक्स लाइक पीपल आर नॉट इन। कॉस्टली है। कॉस्टली है, राइट? कॉस्टली है। यहाँ पे यू विल बी क्वेश्चनिंग द कॉस्ट, यू विल बी वंडरिंग कि मुझे इतना पैसा देना चाहिए या नहीं। यू विल फाइंड इट कॉस्टली। टिपिकली यू विल एक्चुअली फाइंड इट रिस्की। एम आई करेक्ट? आप महंगा ले रहे हो तो आपको इसमें रिस्क नजर आएगा, राइट? वहीं पे कोई बंदा अगर 1.5 करोड़ में दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में क्वालिटी का क्वेश्चन आएगा। यू विल बी डाउटफुल अबाउट द क्वालिटी। आपको क्या लगेगा कि अरे इस लोकेलिटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस फ्लैट की ओनरशिप में कुछ लीगल इश्यूज है क्या, इस सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, पानी नहीं है क्या, कुछ फैसिलिटीज नहीं है क्या? तो यहाँ पे आपको क्वालिटी पे डाउट आएगा, राइट? और जहां पे ये 2.1 CR का है, यहां पे यू विल बी मोर एग्रीएबल। ये आपको ज्यादा जचेगा। यू विल थिंक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लैट टू नेगोशिएट। ओके? तो कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रेफरेंस निकाल रहे हैं कि भाई किस कीमत पे ये मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रेफरेंस निकाल रहे हैं। फिर उस हिस्टोरिकल रेफरेंस के अगेंस्ट जब आप मार्केट में अप्रोच करते हैं, तो एक्चुअल प्राइसेस को आप देखते हैं। अगर प्राइसेस आपके हिस्टोरिकल रेफरेंस से बहुत ऊपर है, तो आप उसको रिस्की समझते हैं। यू क्वेश्चन इट, इतना पैसा क्यों देना है। अगर उससे बहुत चीप मिलता है, तो आप उसकी क्वालिटी पे डाउट करते हैं। यहाँ पे भी आप कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्ट आ जाता है आपको जब वो आपकी सर्वे की हुई प्राइस के करीब है, राइट? तो टिपिकली ये जो सर्वे की हुई प्राइस है, विच इज कमिंग फ्रॉम आवर मार्केट स्टडी एंड ऑल दैट, दिस इज व्हाट समथिंग विच रेफर्स एज अ मूविंग एवरेज ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। तो मूविंग एवरेजेस जो हैं, ये आपको बताते हैं कि किस टाइम के दौरान, जैसे टिपिकली हम 9 दिन का एवरेज लेते हैं, या 20 दिन का लेते हैं, 50 का लेते हैं, 100 का लेते हैं, और 200 का एवरेज लेते हैं, राइट? तो ये हर एवरेज पे आपको क्या बता रहा है कि 9 दिन बोले तो करीब करीब आधा महीना, 5 दिन एक हफ्ते के ट्रेडिंग के होते हैं, एक दिन की छुट्टी समझ करके 9 दिन का एवरेज है आपको एक आधे महीने का एवरेज प्राइस बता रहा है। 20 दिन जो है वो आपको एक महीने का बता रहा है, राइट? दिस इज गिविंग यू फॉर 14 डेज। ये आपको दे रहा है फॉर दी 1 मंथ। ये एवरेज जो है ये आपको दे रहा है फॉर दी क्वार्टर। 100 का एवरेज आपको दे रहा है हाफ ईयरली का एवरेज प्राइस। और 200 का दे रहा है आपको ईयरली का एवरेज प्राइस। तो जब भी हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड में जो लोगों ने खरीदा है उस स्टॉक को, उसका एवरेज प्राइस आपको बताता है। अगर आपकी प्राइस इन एवरेजेस से बहुत ऊपर है, इन एवरेजेस से बहुत ऊपर है, तो ये आपके लिए बिकम्स अ रिस्क। सिंपलेस्ट वे टू फिगर आउट मार्केट में आर यू एंटरिंग अ स्टॉक एट अ रिस्की लेवल, तो उसका सबसे इजीएस्ट वे है कि अगर वो प्राइस एवरेजेस से काफी दूर है, तो आप एक रिस्की लेवल पे स्टॉक को खरीद रहे हो। क्यों रिस्की लेवल पे खरीद रहे हो? क्योंकि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? आगे की हायर लेवल पे कोई खरीदने वाला बंदा मिलना चाहिए। यू आर गेटिंग मी? वेन एवर वी बाय समथिंग, हमारा पर्पस क्या है मार्केट में? पैसा बनाने का। पैसा कब बनेगा? कि मैंने जहां पे खरीदा है उसके ऊपर की प्राइस पे अगर खरीदने को कोई तैयार होगा, तो ही मेरा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को पहले ही एवरेज से दूर खरीद रहे हो, वो पहले ही रिस्क पे है। उसके ऊपर जाकर के कोई खरीदने वाला मिलना मुश्किल हो जाता है। That is where it is very much important for us to make sure that we are buying things which are near the averages. That is where it becomes very important for us कि हम जो कुछ भी खरीदे मार्केट में, वो हम खरीदें एवरेजेस प्राइस के नजदीक। अगर हम एवरेजेस से दूर खरीद रहे हैं,
तो वो सिंपलेस्ट वे है टू फिगर आउट दैट वी आर गेटिंग इनटू अ रिस्क। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस, सबको समझ में आ गया है कि ये सिंपलेस्ट सा कैलकुलेशन है कि अगर हम मार्केट में कभी भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसको खरीदना कहाँ पे है हमको? उसको खरीदना है एवरेजेस के नजदीक। जितना हम इसको एवरेजेस से दूर खरीदेंगे हम उतना रिस्क पे है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में क्या हो जाता है, पैसे बनाने की जो जल्दी है उसमें हम, जब लोग बताते हैं ब्रेकआउट स्टॉक एट 52 वीक हाई, हाई मोमेंटम स्टॉक, इसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और हम जाकर के इस हाई लेवल पे स्टॉक को खरीद लेते हैं। एवरेजेस से दूर होने के कारण मार्केट में पैसा कब बनेगा? जब हम किसी और को वो टोपी पहना देंगे। तो वहां कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई मिल नहीं रहा है तो आप 1 महीना वेट करोगे, तब तक प्राइस अगर नीचे आ गई तो लॉस में आ जाओगे, क्योंकि आपको एवरेजेस से आप दूर हो तो पहले ही रिस्क है, कोई जल्दी खरीदने वाला नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम सस्ते स्टॉक को खरीदने जाते हैं। वी बाय द डिप। और जब भी हम बाय द डिप करते हैं तो याद रखना है आपको, अगेन आप बिलो द एवरेजेस लेकर के यू आर गेटिंग इनटू अ स्टॉक विथ अ डाउटफुल क्वालिटी। ये आपको याद रखना है। बाय द डिप का ज्ञान मार्केट में बहुत देते हैं, लेकिन लोग स्टॉक को खरीद करके फंसे हुए पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एवरेजेस से नीचे लेते हैं जहां पे क्वालिटी इश्यूज रहेगा। कोई भी स्टॉक का प्राइस मार्केट में ऐसे ही नहीं गिरता है। वो परसेप्शन होता है लोगों के उस स्टॉक के बारे में। अगर लोगों को उस स्टॉक के बारे में कॉन्फिडेंस कम है तो उसको हाथ नहीं लगाते हैं, और खरीदने वाला अगर नहीं मिलता है तो आपको सस्ते में बेचना पड़ता है। इसीलिए गिरे हुए स्टॉक को कभी नहीं लेना है, because वहां पे quality is doubtful. So the what is the most ideal spot to enter into the market in any stock? It is always when it is near the averages. जितना आप इस जोन के अंदर स्टॉक को लेते रहेंगे, आपका पैसा मार्केट में बनने का प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई रहता है। Everybody understood the overall psychological impact of moving averages, why it works the way it works in the market? किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? जो सिंपल सी चीज हम मार्केट में करते, जैसे है ना, हम पिछले 2-3 महीने से आलू खरीद रहे हैं, राइट? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल रहा है। अगर कल आप मार्केट में जाएंगे, कोई बोलेगा 50 रुपए किलो आलू है, तो आप क्या करोगे? अब आपके पास स्टैंडर्ड रेफरेंस में दिमाग में बड़ा हुआ है कि एक्चुअली 30 रुपए किलो मिलता है, ये 50 में बेच रहा है। अब 50 में बेच रहा है तो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू क्वेश्चन, शुड आई बी गेटिंग इन टू दिस? नो, तुम क्या करोगे, बाजू की दुकान पे जाके और भाव कंफर्म करोगे। वही चीज आपको मार्केट में करनी है। कोई भी चीज अगर आपको एवरेज से बहुत महंगी मिल रही है तो हैव अ डाउट, चेक, ये शायद अवॉइड है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिल रही है तो शायद ये सड़े हुए आलू है, वो लो क्वालिटी का माल आपको ऊपर ढकेल रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड द स्वीटेस्ट स्पॉट, द मोस्ट कंफर्टेबल स्पॉट इन द मार्केट टू एंटर इनटू एनीथिंग इज नियर द एवरेजेस। क्यों? क्योंकि वहां पे आगे का बंदा खरीदने के लिए जल्दी मिल जाता है, और आपके प्राइसेस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि रिस्क परसेप्शन वहां पे कम रहता है। ओके, सर एक डाउट है इसमें। बोलो ना। सर ये इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एवरेजेस की पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। हाँ, तो तो जैसे आपको हमने मान डिसाइड लो। करना है। आपको डिसाइड करना है, हेलो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वीकली चार्ट पे काम करिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हाँ। डेली चार्ट पे काम करिए। अच्छा। डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर ट्रेडिंग प्लान। ओके। चलता ये हर चार्ट पे है, वीकली पे भी चलेगा, मंथली पे भी चलेगा। अब आपको आपका विजन रखना है वेयर यू आर एबल टू हैंड वर्क विथ इट। ओके। नहीं, बट सपोज मैं शॉर्ट टर्म में भी कर रहा हूँ, अगर तो 50 के सपोर्ट में अगर कुछ लेता हूँ तो ऊपर उसका रेजिस्टेंस इमीडिएटली कोई अगर एवरेज आया तो वो तो रेजिस्टेंस लेगा वहां पे सर। हाँ, रेजिस्टेंस लेगा ना, लेकिन आप 50 के ऊपर कौन सा एवरेज है वो देखिए ना। 9 के एवरेज का रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कि 100 के एवरेज का? सो का रहेगा। मान लो 20 वगैरह आया। तो अगर 9 और 20 है तो यू विल बी एबल टू टैकल इट, राइट? हाँ। वैसा रहता है। यू विल हैव टू फिगर आउट, इफ यू आर प्लेइंग एट 50,
यू कैन बीट 9 and 20, क्योंकि यहाँ पे ओके क्वार्टरली लेवल ओके का एवरेज है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो ओके चांसेस ओके। है कि यू विल बी एबल टू ब्लंट देम आउट, यू विल बी एबल टू टेक ओवर। बीटिंग का चांसेस ज्यादा है फिर, या? अगर 200 का एवरेज आपके ऊपर खड़ा है तो नहीं, फिर आपको चैलेंज आएगा। तो डिपेंड हाँ। करता है आपके ऊपर कौन सा एवरेज है और आप किस एवरेज के सपोर्ट पे चल रहे हैं। ओके, ठीक है Every सर। time you'll have to think psychologically where you will have the highest number of people focused on an average, किस एवरेज पे, इन पांचों एवरेज में से किस एवरेज पे सबसे ज्यादा लोगों का जान लगा हुआ है। हम्म, कैन यू टेल मी, आउट ऑफ दीज एवरेजेस ऑन विच एवरेज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली स्टक। 200। 200 पे, राइट, क्योंकि साल भर का एवरेज है। तो अगर आपकी प्राइस इस एवरेज के नीचे जा रही है, यानी साल भर भी जितने लोगों ने खरीदा है उन लोगों ने भी होप्स छोड़ दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट। राइट। तो जितना या। एवरेज आपका हायर टाइम फ्रेम का है उतना वो स्ट्रांगली बिहेव करता है। सर मैंने एक एक थोड़ा सा डाउट था, अगर शॉर्ट टर्म में मुझे 50 पे एवरेज पे प्राइस ने टच किया मान लो, बट डाउन होने के कारण 200 उसके ऊपर अगर है, तो मुझे वो 200 क्रॉस करने के बाद ही लेना चाहिए या फिर इमीडिएटली आई कैन टेक? 200 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा उसको। तो आप ऐसे केसेस में क्या है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस 50। इफ यू आर समवॉट कॉन्फिडेंट, 50% अभी ले लो, 50% 200 के ऊपर ले लो। ओके ओके। टिपिकली मैं क्या बोलूंगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो 200 के ऊपर आने तो आराम से ले लेंगे। ठीक। ठीक है सर। एनीबडी, थैंक एनी यू। अदर क्वेश्चन? ओके, so let's understand how this averages get calculated and what all things we really use the moving averages for। तो मूविंग एवरेजेस को हम यूज करते हैं, उसके चार कारण होते हैं, ठीक है। These are the four reasons why majorly I am using moving averages। नंबर वन रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया कि इट गिव्स यू अ हिस्टोरिकल प्राइस कंटेक्स्ट। अगर मेरे को मालूम ही नहीं है कहाँ पे एवरेज प्राइस है, जैसे अगर हम कहीं पे घर खरीदने जा रहे हैं और मेरे को ना कोई ब्रोकर का रेफरेंस मिल रहा है, जैसे कोई ना दूर की सिटी में हम जाते हैं, फार ऑफ सिटी, जहाँ पे उतना कुछ काम ही नहीं होता, राइट, कोई एकदम 4 टायर 5th टायर सिटी अगर हम ले लें, जहाँ पे उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाता है। यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट यार यहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है। तब आपके हाथ से गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी जैसे हम ना कोई ऐसे शहर में जाते हैं जिसके बारे में हमको कोई मालूमात ही नहीं, कोई ब्रोकर भी नहीं है, कोई वेबसाइट भी नहीं है, अब आप पागल हो जाओगे वहां पे क्या करना है। राइट। तब आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरली आपको खुद को ही सर्वे करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद को मिलना पड़ेगा, समझना होगा अरे कहाँ पे एवरेजेस जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दीज मूविंग एवरेजेस डू इज दैट दे गिव यू अ हिस्टोरिकल प्राइस कंटेक्स्ट। यानी अगर आप 5 साल यूएस में रह करके अगर आज आकर के आप आलू खरीदने जाओगे, तो बंदे ने 100 रुपया किलो भी बोला ना तो भी आप खरीदने के लिए राजी हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्राइस रेफरेंस ही नहीं है, राइट, क्योंकि अब तक आपने शॉपिंग किया ही नहीं है पिछले 4 साल में। सो दिस इज हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस इज दैट इट विल गिव यू अ हिस्टोरिकल प्राइस कंटेक्स्ट। नंबर दो जो बेनिफिट होता है आपको मूविंग एवरेजेस का, दैट कम्स एज द चेंज इन ट्रेंड। तो आपको मैंने बताया कि हमारा जितना भी स्ट्रेटजीज है वो ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। तो अगर किसी ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू फिगर आउट बाय यूजिंग द मूविंग एवरेजेस। टिपिकली उसका जो कंटेक्स्ट है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का कंटेक्स्ट यूज करके we will be able to figure out whether the trend has changed or not। इसके लिए you can watch my latest video around golden crossover, death crossover on the YouTube also। प्लस अभी हम डिस्कस करते टाइम में इसको देखने वाले हैं। ओके। इट तीसरा वॉज एन बेन। एक्सेलेंट वीडियो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा वीडियो है। थैंक यू सर। और मैंने आपके जैसे आप बोल रहे थे उसी समय में मैंने वो बना भी लिया। हम्म। वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट। अगर एक्सेलेंट। अगर आपको मूविंग एवरेजेस का कंसेप्ट समझना है तो वन मूविंग एवरेजेस 1-on-1 बुक है बाय स्टीव बर्न्स।
ठीक है। ओके। अराउंड 440 रुपीज का आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। वेरी गुड बुक, पतला सा बुक है। जो हम लोग बचपन में नवनीत गाइड्स वगैरह पास कर पढ़ के पास होते थे ना, तो वैसा गाइड जैसा वो बुक है। अगर आप अंडरलाइन करने जाओगे एक एक इंपॉर्टेंट लाइन को, तो पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर दोगे, इतना कॉन्सेंट्रेटेड बुक है। शायद अपने कोर्स में डाला हुआ है ना पीडीएफ में वो हाँ, बुक। डाला हुआ है, यू कैन रीड थ्रू दैट ऑल्सो। ओके सर, थैंक यू, थैंक तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपको मूविंग एवरेजेस से बेनिफिट होता है, इट प्रोवाइड्स यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो कल हमने देखा ना कि हम लोग चार्ट पे जाकर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी जब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, तो एक बंदा मेरे को डेली एक्सरसाइज देते था, भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करो। तो बहुत कॉन्फिडेंस कम रहता था, क्योंकि क्या रहता है, वंस यू स्टार्ट विजुअली आइडेंटिफाइंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, जो आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो अलग हो सकता है। तो वहां पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है स्टूडेंट का, मैंने जितना देखा। अगर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मैनुअली ड्रॉ करने को बोलूँ और उसके ऊपर से आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लो, तो बहुत मुश्किल जाएगा। मेरा कोर्स होने के बाद आप वापस जाओगे तो आपको लगेगा अरे कुछ सीखा ही नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि करें क्या समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे फिर मैनुअल जजमेंट आ जाता है। उसकी जगह व्हाट आई एडवाइज इज दैट लीव असाइड, ये लाइन वाइन ड्रॉ मत करो। मूविंग एवरेजेस देमसेल्व्स एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग समझेंगे। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट application of moving averages is you can figure out they act like support and resistance है। तो जहां पे भी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस साथ में मिल जाते हैं ना, वो आपके चार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाता है। क्योंकि इसके नीचे जाएंगे ना, सब लोगों का नुकसान होने वाला है, तो सब जान लगा देते हैं उस प्राइस को बचाने में। और उसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपके लॉसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है मूविंग एवरेजेस का, दैट इज अनदर वेरी गुड वैल्यू एड। चौथा पॉइंट जो है मूविंग एवरेजेस का, it tells you the zones on the chart where there is comfort of entry, as well as वो भी जोन बता देता है जहां पे there is a danger of entry। तो आपके पूरे चार्ट में कहाँ पे आप एंटर करोगे तो वो कंफर्टेबल है, वो करेक्ट है, विच इज़ जेन्युइनली गुड। और कहाँ पे आप अगर एंटर करोगे तो वो रिस्की है, ये आपको मूविंग एवरेजेस बता देता है। इसको हम एमएसीडी में भी कवर करते हैं एज अ डुप्लीकेशन, बट अगेन रिमेंबर एमएसीडी इज अ डिराइव्ड कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस ओनली। तो मूविंग एवरेजेस का ये फोर्थ यूज होता है, दैट इट कैन टेल यू वेयर देर इज अ जोन ऑफ कंफर्ट और वेयर देर इज अ जोन ऑफ रिस्क ऑन अ पर्टिकुलर चार्ट। तो ये चार तरीके से आपको मूविंग एवरेजेस हेल्प करते हैं, राइट। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे विद दी वेरिएशंस ऑफ इट। तो हम चार वेरिएशंस में, रादर तीन वेरिएशंस में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से मूविंग एवरेजेस के थ्रू हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला वेरिएशन होता है प्राइस वर्सेस अ मूविंग एवरेज। दूसरा होता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, यानी अ पेयर ऑफ मूविंग एवरेजेस। तीसरा होता है मल्टीपल मूविंग एवरेजेस टुगेदर। इन तीनों के इंटरप्रिटेशन को हम समझते समझते ये चारों पॉइंट को हम लोग अभी आगे समझ लेंगे। ओके। तो सबसे पहले चलते हैं थियरी के ऊपर कि एक्चुअल कैलकुलेशंस कैसे होता है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू वर्किंग अराउंड द मूविंग एवरेजेस। सो विल टेक 6 मंथ्स डेली। आपको एवरेजेस कहाँ सेट करना है, तो मूविंग एवरेजेस पे आ करके यू कैन पिक अप द 5 एवरेजेस हियर, 9, 20, 50, 100 और 200। ओके। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, लेट्स अनटिक एवरीथिंग एंड जस्ट पुट द 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस ऑन द चार्ट। ओके। और एक स्टॉक ले लेता हूं आजकल जो ट्रेंड हो रहा है। लेट मी लुक एट द स्टॉक ऑफ फोर्स मोटर, राइट। तो ये फोर्स मोटर पे मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज डाला हुआ है, रैंडमली लिया है, बट ये एक अच्छा एग्जांपल है। एनीवे तो यहाँ पे क्या होता है, दिस ये जो मूविंग एवरेजेस हमने 20 ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज दिस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस पर्टिकुलर डे में मैं अगर इसको नीचे देखता हूँ ना, ये प्राइस को, तो दिस प्राइस इज गेटिंग कैलकुलेटेड ओवर दी
20 डेज यानी आज का दिन और पिछले 19 दिनों को मिला करके जो कुछ भी उनकी क्लोजिंग प्राइस है उनका अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो दैट बिकम्स माय मूविंग एवरेज वैल्यू फॉर दैट डे। तो हम क्या करते हैं, आज का दिन है ना, इसको अगर 0 ले लें हम तो C-1, कल का दिन, परसों का दिन, है ना। ऐसा करते करते हम लोग पीछे जाते हैं, ओवरऑल आज का दिन प्लस पिछले 19 दिन और उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। ओके। तो कैसा होता है कि हर दिन के लिए क्या होता है, ये 19 वैल्यूज का जो सेट है वो बदलते रहेगा ना, वो आगे 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 ऐसा शिफ्ट होगा, राइट। हर नए दिन को 19वां दिन अलग होता है, वो ऐसे ऐसे वो टाइम फ्रेम 20-20 दिनों का आगे चलता रहता है। और उसके कारण आपका एवरेज वैल्यू हर दिन जो है वो बदलता रहता है। एवरी डे योर एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो अगर हम इस एवरेजेस को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देन वी कॉल दिस एज अ मूविंग एवरेज। तो इसीलिए हम इसको मूविंग एवरेज के नाम से बुलाते हैं। तो दिस बिकम्स योर concept around the moving averages, right? Now from here, if I want to understand uh, how they behave, तो देर इज अनदर कंसेप्ट कि हमने यहाँ पे लिया है सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA बोलते हैं। वैसे और एक कंसेप्ट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, हमको एडवांटेज लेना है रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स का, हमको ज्यादा वेटेजेस देना है कि रिसेंटली ये प्राइसेस कैसी मूव हो रही है, इसको हमको ज्यादा वेटेज देना है। तो हम क्या करते हैं, हम आज की जो प्राइस है, जो मेरे, गिव मी अ मोमेंट, मेरी जो आज की जो प्राइस है उसको मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ, यानी 20 का वेटेज मैं देता हूँ आज की प्राइस को, C0 को। 19 का वेटेज देता हूँ पिछले दिन की प्राइस को, 18 का वेटेज देता हूँ उसके पिछले दिन की प्राइस को। ऐसा करते करते मेरा जो आखिरी वेटेज आता है वो एक ही दिन का वेटेज देता हूँ मैं 20वें दिन की प्राइस को, राइट। तब क्या हो रहा है, करंट प्राइस को मेरा ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। उससे क्या हो जाता है कि विथ द करंट प्राइस मूवमेंट, ये जो मूविंग एवरेज है ये रीसेंट प्राइसेस से ज्यादा सेंसिटिव रहता है। जैसे आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है आपकी, सिंपल की बजाय इसको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ। अब आपको दिखेगा कि एक्सपोनेंशियल लाइन है ना, वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। तो इसमें रीसेंट प्राइस का बहुत इम्पैक्ट होने के कारण आपको दिखेगा कि दिस इज वेयर द प्राइसेस मूव वेरी वेरी फास्ट। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये करंट प्राइस से ज्यादा सेंसिटिव रहता है, तो इसको लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज करते हैं या इंट्राडे में यूज करते हैं। हम लोग पोजिशनल काम करने वाले हैं, हम अक्रॉस द डेज अक्रॉस द वीक्स काम करने वाले हैं, तो हमारा फोकस सिंपल मूविंग एवरेजेस पे ज्यादा रहेगा। EMA में प्रॉब्लम क्या है, इट इज सेंसिटिव टू द रिसेंट प्राइस मूवमेंट, तो वोलेटिलिटी के कारण ये काफी बार रॉन्ग सिग्नल भी दे सकता है। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म पीरियड में, जैसे मेरे को आज के आज इंट्राडे में ट्रेड खत्म करना है, तो मैं EMA यूज करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं काफी दिन तक ट्रेड को पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं SMA में काम करता हूँ। तो हमारे केस में हम सिंपल मूविंग एवरेजेस पे काम करेंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन SMA एंड EMA? और EMA में मैंने जो एग्जांपल दिया है 20 का 19 का, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक्चुअल कैलकुलेशन काफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कंसेप्ट यही है कि आज की जो प्राइस है उसको ज्यादा हम सेंसिटिव रहते हैं बनिस्पत पुरानी प्राइसेस को। तो यू विल फाइंड दैट दीज एवरेजेस मूव वेरी क्लोज टू द करंट प्राइसेस, और ये ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं करंट वोलेटिलिटी को। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी एनी क्वेश्चन? सर लॉन्ग टर्म में EMA और SMA में काफ़ी फर्क पड़ता है, शॉर्ट टर्म में तो इतना फर्क नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में सर हम 50 EMA और 200 EMA लेंगे क्या SMA लेंगे? हम लोग SMA लेते हैं। जैसे ही हम बियॉन्ड इंट्राडे काम कर रहे हैं, आई टिपिकली गो विद द SMA। सर वीकली जब हम देखते हैं तो फिर हमको अगर डेली में हम 50 मूविंग एवरेज देख रहे हैं
तो वीकली में हमको चेंज करना पड़ेगा वो मूविंग एवरेज, क्या वी कैन कंटिन्यू यूजिंग 50 मूविंग एवरेज? डिपेंड्स आपको कैसा स्ट्रैटेजी है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वीकली पे काम कर रहे हैं तो वीकली स्ट्रैटेजीज में अलग एवरेजेस पकड़ सकते हैं, डेली में काम कर रहे हैं तो अलग एवरेजेस पकड़ सकते हैं। एनीबडी एनी क्वेश्चन? क्योंकि अगर वही एवरेज को आप यूज कर रहे हो वीकली में तो मतलब नहीं है ना वीकली जाने में। टिपिकली अगर आप 50 दिन का एवरेज करते हो तो वीकली में वो 9 दिन का एवरेज हो जाता है, तो आप डेली में ही काम करो ना, अगर 9 दिन के एवरेज पे काम कर रहे हो तो। एनीबडी एनी क्वेश्चन? ऑल गुड? ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइस वर्सेस अ मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे तो बहुत इजीली दिखाई पड़ रहा है ये इम्पैक्ट, तो ये एग्जांपल इजी हो गया हमारे समझने के लिए। तो जब भी आप किसी भी प्राइस को अगेंस्ट द मूविंग एवरेज देखते हो, तो अगर प्राइस आपकी उस एवरेजेस से ऊपर चल रही है तो याद रखना कि दिस स्टॉक इज बुलिश। व्हाई दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस? सिंपल सी बात है। अगर लोग किसी भी समय अगर लोग किसी भी समय हिस्टोरिकली जिस प्राइस पे आप स्टॉक को खरीद बेच रहे थे उसके ऊपर अगर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको कॉन्फिडेंस है स्टॉक के फ्यूचर में। तो कोई भी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले जो प्राइस चल रही थी उसके हायर प्राइस पे खरीदने को तैयार है, मतलब उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगी। इसलिए जब भी आपकी प्राइस एवरेजेस के ऊपर है, समझ लेना कि लोग स्टॉक के बारे में बुलिश है, चांसेस ज्यादा है कि हम ऊपर जाएंगे। ओके। वहीं पे अगर आपकी प्राइस मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रही है तो आपको समझ लेना है कि पीपल आर बियरिश अबाउट द स्टॉक, क्योंकि लोग पहले जिस प्राइस पे खरीद बेच रहे थे उससे सस्ते में अभी उन्होंने बेचना चालू कर दिया, यानी यहाँ पे लोग नर्वस है। यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्टॉक चलेगा। ओके। तो टिपिकली अगर आप बाय साइड पे काम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिएगा कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक को खरीदें, मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक को होल्ड करें। जैसे जैसे मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक आएगा, क्वेश्चन योर डिसीजन टू बी इन द स्टॉक। सिंपल सी बात है। अगर स्टॉक का प्राइस किसी एवरेजेस के नीचे आ रहा है तो एनालाइज करो कि क्या मेरे को इस स्टॉक में बने रहना है या नहीं। ओके। अगर आपके स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो टिपिकल एवरेज के नीचे जा रहा है तो यू शुड बी एग्जिटिंग इट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हाँ, आप यू आर रेडी टू एब्जॉर्ब द वोलेटिलिटी अप टू दैट एवरेज, होल्ड करिए। So every decision point for you on the chart typically very well can be handled upon where the price is with respect to the average. If it is above, it is bullish, better you hold it. If it is going below averages, it is bearish. Review. Maybe you have to exit. Got it, everyone? सर एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन। Hmm. अगर मंथली पे या वीकली पे प्राइस 50 EMA या 200 EMA का सपोर्ट दे रही है, 50 EMA का ही मान लेते हैं, बट डेली में वो डाउन टर्न दिखा रही है प्राइस, तो कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर बुलिश सिग्नल? क्योंकि स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम्स का वो सपोर्ट ले रही है। हाँ, तो वही है ना, आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर है तो आप 50 मूविंग एवरेज वीकली तक होल्ड करोगे, राइट? अगर आप हम्म। शॉर्ट टर्म के प्लेयर है तो आप 50 डेली तक ही होल्ड करोगे। बट ओवरऑल हाँ। कंसेप्ट यही है कि हम एवरेजेस के ऊपर है तो टाइगर जिंदा है, एवरेजेस के नीचे तो टाइगर मर गया है। अब आपको डेली हम्म। लेना है, वीकली लेना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक रहेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर हमने डेली में भी लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टॉप लॉस के पास में है या स्टॉप लॉस के थोड़ा नीचे भी चला गया है, बट इट हैज अ सपोर्ट, उसको 50 EMA में मंथली में सपोर्ट है एंड वीकली में सपोर्ट है, बट दैट उस मुझे उससे कंफर्ट कंफर्ट मिलेगा या फिर स्टिल स्टिल टेक अ स्टॉप लॉस? मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप डिसाइड करिए, डेली पे काम करना है, वीकली पे काम करना है, मंथली पे। लोगों का क्या रहता है, लेते टाइम डेली पे ले लेते हैं, स्टॉप लॉस के हाँ। टाइम लेकिन सोचते हैं वीकली तक रुकता हूँ, मंथली तक रुकता हूँ। अब क्या हो रहा है, आप तो लॉसेस को झेलते जा रहे हो। अच्छा। ठीक है। अगर आपको वीकली स्टॉप लॉसेस तक रुकना है तो आपने वीकली एवरेजेस के नजदीक खरीदना है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी मेरी टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे ले लेना है। एब्सोल्युटली, जिस टाइम फ्रेम पे आप खरीद रहे हो
उसी पे आपको बेचने का एग्जिट रखना है। ठीक। ओके सर। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, खरीदते डेली टाइम फ्रेम पे हैं, एग्जिट के लिए मंथली टाइम फ्रेम तक रुकेंगे, 30-40% नीचे आ जाते हो, है ना। तो आपको क्लियर रहना है, मैं डेली पे खेलूंगा या वीकली पे खेलूंगा, ये क्लियर होना चाहिए। हार मान लेना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही लगे कि लॉसेस लग रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम तक रुकने का प्लान बनाते हैं, वो आपको राइट सर। जबरदस्ती का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देता है। गेटिंग माई पॉइंट। और हर एक चीज का कॉस्ट होता है मार्केट में, है ना। किसी भी स्टॉक को अगर आप स्टॉप लॉस और नीचे नीचे लाते जा रहे हो, तो आपका पैसा ऐसी जगह पे लगा है जहां पे वो बढ़ नहीं रहा है, राइट। सो देर इज अ कॉस्ट दैट यू आर गिविंग। मे बी आप स्टॉप लॉस बुक नहीं कर रहे तो पैसे के वाइज कॉस्ट नहीं है, लेकिन टाइम वाइज तो कॉस्ट जा रहा है आपका, है ना। तो ये कॉस्ट कितना बियर करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली बी ऑन वन टाइम फ्रेम। खरीदना है तो उसी टाइम फ्रेम पे, बेचना है तो उसी टाइम फ्रेम पे। अननेसेसरी शिफ्ट मत करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है सर। राइट। एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके। तो जब तक हम एवरेजेस के ऊपर हैं हम लोग बुलिश हैं, जैसे ही हम एवरेजेस के नीचे हैं खतरे की घंटी संभल जाना है हमको। ओके। सेकेंडली, the another most important thing that you will learn from the price versus moving averages is whenever whenever the moving average is below the price, it will act like a support. जब भी आपका मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है तो वो हेल्प करेगा प्राइस को ऊपर की तरफ बाउंस करवाने में। दिख रहा है आपको। और जब भी आपका मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनता रहेगा, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनता रहेगा। दिख रहा है आपको। सो दिस इज वेयर वी यूज द मूविंग एवरेज एज अ कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। टिल द टाइम योर प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज, या उसको रिवर्स ले लेता हूं, जब भी आपका मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है, it is going to help it to bounce upwards. And the moment your moving average is above the price, it is going to push it down. तो इसलिए जितना हो सके अगर आप बाय साइड में है स्टॉक के तो देखिएगा कि एवरेजेस उस प्राइस के नीचे है, ताकि प्राइस करेक्ट होगी तो जिन लोगों की जान अटकी है वहां पे वो आकर के पैसा लगाएंगे और उसको ऊपर जाने का स्कोप मिलेगा। हाँ, अगर उन लोगों ने भी हार मान ली है तो प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बाउंस की ज्यादा है अगर आप उस एवरेजेस के ऊपर है। लेकिन अगर आप उस एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं तो लोगों को जिनको बेचना होता है ना, वो हमेशा सोचते हैं कि इतना सस्ते में क्यों बेचूं, थोड़ा ऊपर आने दो, ऊपर कहाँ तक आने दो, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस एवरेज पे बेचूंगा। तो जैसे ही प्राइस उस एवरेज के ऊपर आती है वो बेच देते हैं, प्राइस करेक्ट हो जाती है। और अगर उनको इंटरेस्ट है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने में, स्टॉक को जमा करने में, तो जब भी प्राइस उस एवरेज को टच करेगी करंट मारेगी और वो बाउंस हो जाएगी। So whenever the moving average is below the price, it will act like a support. Whenever the moving average is above the price, it will act like a resistance. तो आपको क्या समझना है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपका कोई बच्चा है ना, यू आर हैविंग अ किड इन योर हाउस, 3-4 महीने का बच्चा है और वो एक मैट्रेस के ऊपर सो रहा है। ठीक है, एक गद्दी के ऊपर आपका वो बच्चा सो रहा है। हाउ इज हिज लाइफ, कैसा है उसका हालत। अगर कोई बच्चा गद्दे के ऊपर सो रहा है तो उसकी लाइफ कैसी है, हाउ इज ही फीलिंग। सिंपल सी बात है यार, इसका तो जवाब आना, इनोसेंट है, कंफर्टेबल है। ही इज फीलिंग कंफर्टेबल। Comfortable. तो टिल द टाइम द किड इज अबव द मैट्रेस, ही इज कंफर्टेबल, वो आराम से सो रहा है। जैसे ही उल्टा सिनारियो ले लो, खेलते खेलते ये बंदा मैट्रेस से नीचे आ गया और इसने मैट्रेस को अपने ऊपर खींच लिया। बच्चे की आदत रहती है ना शरारत करने की, तो इसने क्या किया, गद्दे के नीचे आ गया और मस्ती मस्ती में क्या कर दिया, इस गद्दे को अपने ऊपर खींच लिया। अब इसका लाइफ कैसा है।
अब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपने देखा आपका सफोकेटिंग। बच्चा गद्दे के नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे? समझ गए सर क्या कहना चाहते हो। तो ये बंदा यहाँ पे सफोकेट हो रहा है, इसकी परफेक्ट। जान मुश्किल में आ गई है। तो आपका हर एक स्टॉक जो है ना, वो आपका बच्चा है। जब तक वो एवरेजेस के ऊपर है, वो कंफर्टेबल है, आप बने रहिए, चिंता मत करिए। लेकिन जैसे ही वो एवरेजेस के नीचे आ रहा है, समझ लो उसका दम घुटने वाला है। अब आपको आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉशियस रहना है, जागरूक रहना है कि वो टिपिकल एवरेजेस के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे आ गया तो यू विल हैव टू पुल हिम आउट। आप बुक करके कैश में आना ही आना है। अदरवाइज लोग है ना यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहते हैं, लेकिन सांस ही नहीं ले पाते मार्केट में, क्योंकि पैसा तो बन ही नहीं रहा है। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आई डोंट नो ये कहाँ से आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। बट तो प्राइमरी गोल क्या है मार्केट में? आपका पैसा बनाने आ रहे हो ना, तो पैसा बनना चाहिए। जब दिख रहा है वो पैसा नहीं बन रहा है, तो क्यों वहां पे ईगो के लिए या अपने हट के लिए या अपने जिद के लिए बना रहना है? वो मत करिए। समझ लीजिए आपके बच्चे की जान जा रही है, खींच लो उसको, बाहर निकाल दो। बेटर गो टू अनदर स्टॉक जहां पे वो एवरेजेस के ऊपर है। तो आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेकिंग मनी, अगेन टेलिंग यू, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी in the market is always better when your price is above the averages. Be there, keep your portfolio on stocks which are above the averages. आप देखोगे आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। और जैसे जैसे वो एवरेजेस के नीचे जाते हैं, कॉशियस हो लीजिए। किसी न किसी एवरेज को आपका फाइनल बुकिंग आउट पॉइंट बना लीजिए। एक पत्थर की लकीर बना दीजिए किसी एवरेज को, इसके नीचे तो नहीं रहना है मेरे को। अब देखो आप आराम से मार्केट में पैसा बनाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू, ये एग्जांपल याद रखिएगा। आपके पोर्टफोलियो में जाके स्टॉक्स देखिए जो टिपिकल एवरेजेस के नीचे है, सोचिए, एनालाइज करिए, बेटर बुक आउट एंड गेट इनटू अ फ्रेश स्टॉक विच इज फ्लोइंग अपवर्ड्स। ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट केस की जहां पे हम प्राइस वर्सेस अ सिंगल मूविंग एवरेज देख रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइस वर्सेस टू, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो अभी दूसरा कंसेप्ट हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को प्राइस वर्सेस अ सिंगल मूविंग एवरेज में? एनीबॉडी? सॉरी, आई वाज जस्ट रशिंग अराउंड। कुछ क्वेश्चन है किसी को इस कंसेप्ट में? ये फोटो फ्रेम को याद रख लो हमेशा के लिए, क्योंकि विजुअली आपके दिमाग नो में सर। गलती नहीं करोगे। राइट। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ एमए क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। Now, what is this moving average crossover? What does it helps us for? तो moving average crossover आपको सबसे बड़ी हेल्प करती है to manage the change in the trend। ये सबसे बड़ा हेल्प आपको ये कर देता है। तो ये कैसे हेल्प करता है? तो सिंपली इस केस में क्या करते हैं, हम दो मूविंग एवरेजेस हमारे सामने रखते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, एक होता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो इसके मार्केट में जो फेमस कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है 9 वर्सेस 21, दूसरा है 20 वर्सेस 100। रेयरली इतना पॉपुलर भी एक्चुअली है नहीं, और सबसे ज्यादा फेमस है वो 50 वर्सेस 200 मूविंग एवरेज। सो टिपिकली आप इनके कॉम्बिनेशन में काम करते हो, 9 वर्सेस 21, 20 वर्सेस 100, या 50 वर्सेस 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस। तो ये लॉजिकली कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कोई भी स्टॉक है, सपोज है ना, महीनों से गिर रहा है, महीनों से गिर रहा है, तो उसका जो है ना, आपका जो मूविंग एवरेज है सपोज 200 डेज का, वो आपको ऐसा गिरता हुआ दिखेगा क्योंकि काफी महीनों से वो गिर ही रहा है। लेकिन अगर इस क्वार्टर में लेकिन अगर इस क्वार्टर में उस स्टॉक में पॉजिटिविटी आ गई है, तो पिछले 50 दिनों में जो प्राइसेस जो है ना, वो ऊपर आने के कारण 50 का मूविंग एवरेज जो है वो 200 के ऊपर आ जाता है।
तो ये आपको क्या बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में लोग स्टॉक को बेचते आ रहे हैं तो गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों ने हायर प्राइसेस पे खरीदना चालू कर दिया है, तो इसके कारण 50 का मूविंग एवरेज इस 200 के ऊपर आ रहा है। तो दैट इज वेयर इट टेल्स यू दैट आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। आपका जो ट्रेंड है जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये जो आपका ट्रेंड जो है जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो आप किस में बदल गया है? वो आपका बदल गया है अप ट्रेंड में। सो वेन एवर द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज crosses above the long term moving average, then this becomes your buy point, or this tells you that the stock is becoming bullish. ओके, अंडरस्टूड? कैसे छोटा मूविंग एवरेज बड़े को क्रॉस करने के बाद इट एक्चुअली टेल्स यू दैट कि हम तो अप ट्रेंड में आ रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि वो बता रहा है कि 200 दिनों से जो हैप्पी आ जर्नी। रहे थे वो अभी उसको 50 दिनों में उन्होंने खरीदना चालू कर दिया है। सो दिस इज हाउ simple interpretation that whenever short term will cross above the long term, what you are going to see is the chances that this stock is going to become bullish. Everybody understood this? Anybody, any question? Okay. Now let's look at the reverse scenario कि अगर आपका स्टॉक काफी महीनों से ऊपर और ऊपर ही चल रहा है ना, आपका स्टॉक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐसा ऊपर जा रहा है आपका, तो 200 पीरियड का तो मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, लेकिन रिसेंटली लोगों में कुछ निगेटिविटी आ गई है। देयर इज अ प्रोस्पेक्ट दैट कंपनीज का परफॉर्मेंस जो है खराब होने वाला है, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। तो अब क्या हो गया, आप आपका 50 दिनों का एवरेज नीचे आ गया, क्योंकि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही है रिसेंट हाफ में। तो ऐसे पॉइंट पे वेन एवर योर शॉर्ट टर्म विल क्रॉस बिलो द लॉन्ग टर्म, ये आपका हो जाता है सेलिंग पॉइंट। ये आपको बताता है कि आप बेयरिश हो रहे हो, स्टॉक में से लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। सो दिस इज सिमिलरली इट कैन बिकम 9 वर्सेस 21 ऑल्सो, राइट? शॉर्ट टर्म में काम करते तो 921, लॉन्ग टर्म में काम करते तो 50 वर्सेस 200। सो दिस इज हाउ a moving average crossover always tells you that the trend is changing. Everybody understood this? एक स्टॉक लेते हैं, लेट मी लुक एट इट, थिंक अबाउट अ स्टॉक विच हैज बीन मूविंग अराउंड। सो लेट्स लुक एट द स्टॉक ऑफ कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड आपको देखोगे वैसे तो स्टोरी बहुत ही पॉजिटिव है, स्टोरी में कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन क्या हो गया है, जो रिसेंट प्रॉफिट बुकिंग जो रिसेंट स्केयर मार्केट में आई थी अक्टूबर में, वहां से इसके प्रोस्पेक्ट्स खराब हो गए हैं। तो आपको दिखेगा कि जो स्टॉक ने पिछली बार एंट्री लिया था 277 पे, देखिए आप कितना स्ट्रांग चलता है। जुलाई 23 में 277 में अगर आपने एंट्री ली थी, तो आपका एग्जिट कब आता है? ये क्रॉस डाउन आने के बाद यहाँ पे 1334, यानी करीब करीब 5x। तो 5x का रैली आपको सिंपल 50/200 के क्रॉसओवर से यहाँ पे मिल जाता है, राइट? लेकिन चैलेंज क्या है, आपको इतना पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि 23 जून से लेकर के करीब करीब आ जाता है आपका 24 नवंबर तक। तो करीब करीब 1.5 साल आपको इस स्टॉक में बने रहना है, तब जाकर के कहीं आपकी एक साइकिल पूरी हो जाती है, राइट? सो और दूसरा चैलेंज क्या है, जितना आप लॉन्गर टर्म का लेंगे उतना पेशेंस आपको होल्डिंग में लगेगा, प्लस आपको उतना ड्रॉडाउन सहन करना पड़ेगा। ये देखिए टॉप पे था स्टॉक 3000 पे, करेक्ट होकर के एग्जिट आते आते हो गया था 1280, यानी मोर देन 50% यू लूज, बिकॉज योर मूविंग एवरेजेस आर सो बिग। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म क्रॉसओवर लोगे तो उसमें फायदा क्या है आपको? फायदा ये है कि आपको 5x का रिटर्न मिल सकता है, बट नुकसान क्या है? यू विल बी लूजिंग बिग फ्रॉम द टॉप टिल यू गेट द एग्जिट सिग्नल, क्योंकि एवरेजेस बहुत बड़े हैं। तो दिखाने के लिए मैं चार्ट पे बोल दूं आप कोचिन शिपयार्ड को ले लेते 50/200 में, तो आपका 5x हो जाता, हो तो जाता, लेकिन ये जो पेन आपने सहन करना है ना,
वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में आपको ट्रेंड भी बड़े मिलेंगे, लेकिन आपको बड़ा जिगर लगेगा टू सरवाइव थ्रू दिस डाउनफॉल। तो इसलिए आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक आप इन क्रॉसओवर्स को चूज करिए। अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं है कि इतना बड़ा ड्रॉडाउन आप सहन कर सके, तो फिर 50/200 मत यूज करिए। फिर क्या करिए, देन कैलिब्रेट योर सेल्फ टू 9/20। तो फिर आप क्या करिए, अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट है आपका, आप 50/200 को सहन नहीं कर सकते, तो आप 9/21 यूज करिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको ट्रेंड तो छोटे मिलेंगे, राइट। इसमें क्या हो जाता है, आपके ट्रेंड आपको छोटे मिलेंगे ना, जल्दी जल्दी क्रॉसओवर आएंगे। लेकिन बड़ा फायदा क्या है, बड़ा फायदा ये है कि टॉप से आपको ड्रॉडाउन कम सहन करना है। यहाँ पे आप 3,000 तक पहुंचते हैं, आपका एग्जिट सिग्नल आ जाता था करीब करीब 500 रुपये में। वहां पे 1,500 आपने लूज किए थे। लेकिन रैली की भी बात अगर हम करें, तो यहाँ पे रैली भी आप देखोगे तो सिर्फ मुझे अराउंड 2.5x की मिली थी। यहाँ पे मुझे रैली 5x की नहीं मिली। यहाँ पे जो मुझे रैली मिली वो कहाँ से मिली थी, शायद यहाँ से शुरू हो जाती, 900 से। तो रैली जो मिली है मुझे वो अराउंड 3x मिली, 5x नहीं मिली। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसे ही आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर को यूज करेंगे, आपको रैली भी छोटी मिलेगी, लेकिन ड्रॉडाउन भी छोटा रहेगा। तो आपकी साइकोलॉजी संभल जाती है वहां पे। तो आप, ये एक बड़ा फायदा है मूविंग एवरेजेस में, कि आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक आप चूज कर सकते हो हायर क्रॉसओवर्स को यूज करना है या छोटे में ही अंदर बाहर करना है। सो दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द मार्केट। दैट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई फाइंड इन मूविंग एवरेजेस, कि मैं आज आपको सिखा भी दूं, चलो मैंने आपको सिर्फ 50 और 200 भी सिखा करके मैं घर चला गया, तो भी आप चाहिए तो उसको रिकैलिब्रेट करके आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक चला सकते हैं। गेटिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मूविंग एवरेजेस। जितने भी कंसेप्ट है मूविंग एवरेजेस के, आप टाइम फ्रेम चेंज करके शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? नाउ व्हाट वी विल डू, we will move to our third concept, taking our multiple moving averages together। जैसे हम बचपन में ना 4 लाइन का नोटबुक यूज करते थे, राइट। 4 लाइन का नोटबुक पे हम लोग इंग्लिश वगैरह लिखते थे। सो दैट मेड आवर राइटिंग सो इजी, राइट। वी वर वेरी इजी टू ड्रॉ, मतलब राइट विद दैट 4 लाइन नोटबुक। वैसा ही जब आप चारों मूविंग एवरेजेस, पांचों मूविंग एवरेजेस को चार्ट पे डालते हो ना, एक बच्चे की तरह आप समझ जाओगे कि चार्ट पे कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। इट इज सो इजी। हाउ इट वर्क्स, लेट्स लुक एट इट। सो टेल मी एनी स्टॉक, कोई भी मुझे आज आप 3 स्टॉक बता दीजिए जो बुलिश चल रहे हैं, जो स्ट्रांगली चल रहे हैं चार्ट पे, या जिसमें प्रॉफिट बन रहा है। कोई भी 5 स्टॉक। आईसीआईसीआई। ऐसी ऐसी। लेट मी कम टू द 6 मंथ्स डेली। अब हम क्या करेंगे, हमने सब मूविंग एवरेजेस डाल देने हैं। ओके, सो वी विल पुट ऑल द मूविंग एवरेजेस टुगेदर। सो दिस इज आईसीआईसीआई, राइट। एनीबडी, एनी अदर स्टॉक मल्टीपल जो बुलिश है? एयरटेल। एयरटेल, नारायण हृदयालय, भारती, सॉरी। ओके, लेट्स लुक एट एनएच, नारायण हृदयालय। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टॉक्स हैं ये बुलिश है, राइट। ये हमारे स्टॉक जो है ये बुलिश है। तो इसमें आपको क्या बिहेवियर दिख रहा है प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेजेस का? कैन एनीबडी टेल मी? कैन एनीबडी टेल मी यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट या क्या आपको मेजर दिख रहा है पैटर्न इन सब बुलिश स्टॉक्स में? व्हाट डू यू फाइंड विच इज? Moving averages are pointing upwards.
सर वो 9 पहले है, उसके बाद 20, 50, 100 और 20 इस तरह से अलाइंड है वो। या क्या बोल रहे थे आप? आई जस्ट मिस्ड आउट प्लीज। या तो इन सब में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेजेस? सर 200 से ऊपर 100 है, उससे ऊपर 50 है, उसके ऊपर 20 है, उसके ऊपर 9 है। राइट। सो जितने भी बुलिश स्टॉक्स है, देयर यू विल फाइंड वन बिहेवियर, एंड दैट बिहेवियर इज दैट योर 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 20, इज अबव 50, इज अबव 100, इज अबव 200। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर आपकी प्राइस इन एवरेजेस के ऊपर है, सो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ बुलिशनेस। व्हाई? बिकॉज अगर ये प्राइस करेक्ट भी होगी ना, तो ये 9 पे भी सपोर्ट ले सकती है, ये 20 पे भी ले सकती है, 50 पे भी ले सकती है, 100 पे भी, 200 पे भी। सो सिंस ऑल एवरेजेस आर बिलो द प्राइस, दीज एवरेजेस कैन एक्ट लाइक अ सपोर्ट। तो क्या हो जाता है एक आपका साइड बॅटरी प्रोबेबिलिटी। वाल्याचा फोन नंबर आलेला आहे. करतो ना, उद्या करतो. कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, or rather you are not talking to us? Sorry, I lost the continuity. Yeah. So one thing you have to remember, जब भी हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, तो एक हर इंडिविजुअल जो आपका एवरेज है, दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट। तो आपका प्रोबेबिलिटीज जो है ना मार्केट में पैसे बनाने का, वो ऊपर ही ऊपर, पॉसिबिलिटी जो है पैसे बनाने को वो बढ़ा हुआ रहता है। ओके। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेते हैं कि सपोज हम कंसिडर करते हैं मूविंग एवरेजेस इज अ फैमिली। ओके, सपोज वी कंसिडर मूविंग एवरेजेस एज अ फैमिली। सो इफ द 9 ईयर चाइल्ड, अगर उस फैमिली का 9 साल का जो बच्चा है, उसको उसका भाई, उसकी बहन, उसके फादर, उसके मदर सब सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबडी इज सपोर्टिंग दिस यंग चाइल्ड, तो हाउ विल बी हिज लाइफ? सो हिज लाइफ इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल, राइट, क्योंकि उसको सबसे सपोर्ट मिल रहा है। वैसा ही आपके प्राइस का है। अगर सब एवरेजेस आपके नीचे चल रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल जोन में है वो स्टॉक, हायर चांसेस है कि वो ऊपर ऊपर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो पूरी फैमिली का सपोर्ट है उसको। दैट्स वाई बुलिश स्टॉक्स वर्क। दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो 52 वीक हाई पे खरीदो, ऑल टाइम हाई के नजदीक खरीदो, क्योंकि उनको सब एवरेजेस से सपोर्ट आता रहता है। तो आप मल्टीपल गद्दे के ऊपर आपका बच्चा सोया हुआ है, आराम की जिंदगी, कोई टेंशन ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स विच आर इन अ सीवियर डाउन ट्रेंड। बहुत ही मार पीट करके आजकल उनकी वाट लगी हुई है। तो लेट्स लुक एट some of those stocks. Let's look at Tata Motors. Okay. Anybody, any other stock where there is a lot of pain you are seeing? इंडसइंड. इंडस्ट्री, हाँ, इसने तो पूरा कांड ही कर दिया है। या okay. Any other stock you think is going very bearish? Let me look at Biocon. बिरला सॉफ्ट. बिरला सॉफ्ट, या आईटी में बहुत मार खाया हुआ है। ये कुछ कुछ स्टॉक है जिनको ऐसा उठा करके डाला तो भी हमेशा मेरे को नीचे ही मिलते हैं। राइट। ओके, दिस इज ग्रेट। अगर आप जब बेयरिश स्टॉक्स को देखते हो ना, जिनमें हालत बहुत ही पतली है, बहुत ही खराब है, उसमें आपको ये बिहेवियर मिलेगा कि आपका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, इसमें मोस्ट आइडियल केस आई थिंक बायोकॉन का चल रहा है। यस। तो उसमें क्या आपको दिखेगा चैलेंजेस कि 9 पीरियड का मूविंग एवरेज इज बिलो 20, इज बिलो 50, इज बिलो 100, इज बिलो 200, और प्राइस आपकी इन सब के नीचे है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंस यू आर गोइंग टू फाइट विद दिस हायर एवरेजेस, यू आर गोइंग टू फाइट विद दीज हायर एवरेजेस, योर लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। ये बच्चे का जो फ्यूचर है बहुत डार्क है, क्योंकि सब फैमिलीज आकर के उसको दबा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थोड़े भी मार्क्स कम आ गए तो उसको हैरास कर रहे हैं,
कहीं पे भी थोड़ी गलती हो गई तो उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब इसको किसी का प्यार ही नहीं मिल रहा, किसी का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। अब ये 9 साल के बच्चे का जिंदगी क्या हो जाता है, इट बिकम्स माइजरी, इट बिकम्स मिजरेबल, इट बिकम्स पेनफुल। और यही आपके स्टॉक के साथ होता है। अगर आपके एवरेजेस स्टॉक के ऊपर है तो हमेशा सिंपल सा बिहेवियर है, एवरी एवरेज इज गोइंग टू रेजिस्ट इट। तो आपको 9 कभी दादागिरी करेगा, कभी 20 आपके ऊपर दादागिरी करेगा, कभी 50 आपके ऊपर दादागिरी करेगा, कभी 100 आपके ऊपर दादागिरी करेगा, कभी 200 आपके ऊपर दादागिरी करेगा। अब सब आपको दबा रहे दबा रहे दबा रहे, तो यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी वेरी लेस। तो ये जो लॉन्ग टर्म बाइंग द डिप वगैरह का कंसेप्ट है, उसको हमेशा ये मूविंग एवरेजेस डाल के देखो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना गलत डिसीजन ले रहे हो। गलत क्यों है? क्योंकि आप एवरेजेस आपके ऊपर है, सब रेजिस्टेंस करके काम करेंगे, तो आपके ऊपर जाने के चांसेस भी कम है। और अगर जाओगे भी तो स्लोली जाओगे, तो पैसा आपका खतरे में है। बन भी सकता है लेकिन बहुत टाइम भी लेगा। Getting my point? So that is where a stock which is below all the averages is typically an avoid. वो टिपिकली अवॉइड रहता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि कभी भी 200 एमए के स्टॉक के नीचे काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप जैसे ही 200 एमए के नीचे आते हो ना, कैन यू सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अदर एवरेजेस? Whenever the price comes below the 200 period moving average, till that time you are below all the other averages. You are below all the other averages, and that is going to kill you like anything. So that is where मैं इस लाइन को गब्बर सिंह रेखा कहता हूँ ना। दिस 200 MA line, this 200 MA line is like a गब्बर सिंह रेखा, और you can call it as the gateway to the hell. दिस रेड लाइन ओवर हियर, द 200 MA इज अ गेटवे टू द हेल। इसके नीचे क्या है आपका? इसके नीचे आपका जो है चुड़ैल की हवेली है, राइट? बुलाती है, बुलाती है बिकॉज इट ऑल लुक्स चीप ओवर हियर, लेकिन कभी जाना नहीं है हमको यहाँ पे। शुड नेवर गो हियर, नेवर ट्रेड इनटू दिस। बॉटम फिशिंग के नाम से लोग बुलाएं, किसी चीज से भी बुलाएं, डेफिनेटली बाइंग द डिप वगैरह करके आपको यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे हम सिर्फ काम करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजी, तो उसमें हमारा अप्रोच ही अलग होता है। बट दिस इज व्हाट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, working below 200 MA is a big risk. Make sure that you avoid it. Typically when you are trend following, when you are into momentum, you should never work below the 200 period moving average line, because by that time you are below multiple averages and your chances of losing money is very very high. Everybody understood this? Anybody any question? Right? Now we have seen when we are in an uptrend, moving averages are in an ascending order. Whenever we are in a downtrend, moving averages are in a descending order. Okay. What will happen if we are in a sideways stock? तो sideways stock में moving averages का सेटअप कैसा हो जाएगा? Anybody? स्ट्रेट लाइन। एक दूसरे के पास में होंगे। हॉरिजॉन्टल। Right. So typically, whenever you get into a sideways stock, what is going to happen? All these averages are going to mix around with each other. They will actually make a noodle kind of a structure, क्योंकि आपका प्राइस ही साइडवेज चल रहा है, और जितने ज्यादा दिन वो साइडवेज चलेगा उतने बड़े बड़े एवरेजेस जो है वो सब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, राइट? सो लेट मी टेक यू थ्रू सम एग्जांपल्स इफ दे आर ऑन द चार्ट। वेल एंड गुड। HBL इंजीनियरिंग अभी नहीं है। RPG लाइफ, राइट? ओके। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इफ आई रियली जूम इट आउट, यू विल start observing it. Now, what do you see over here? यहाँ पे क्या हो रहा है? The stock is in a sideways zone. साइडवेज जोन में ये स्टॉक है, कितने टाइम से है? करीब करीब 6 महीना हो गया है।
So since it is in a sideways zone, in fact, I can blow it up and show you at multiple location. So whenever the stock goes into a sideways zone, what do you observe is that these multiple averages जो हैं, they will converge. They will converge. So a sideways stock, जैसे हमने कल डर्व्स थ्योरी देखा था, जब भी एक्यूमुलेशन फेज आता है तो वहां पे क्या दिखता है? कंसोलिडेशन इन अ साइडवेज जोन. सो सिमिलरली जब भी आपको मूविंग एवरेजेस चार्ट पे ऐसे कन्वर्ज होते हुए दिखते हैं, समझ लेना है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत हाई है, राइट? बहुत हाई है. सो वेन एवर द स्टॉक इज हैविंग अ कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, it tells you that there is a higher chance of the accumulation going on. ओके. बट इसमें एंट्री कब लेना है? तो इसमें एंट्री आपको तब लेना होता है व्हेन दी स्टॉक प्राइसेस ब्रेक आउट ऑफ दिस साइडवेज जोन. क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, बायर भी है सेलर भी है, वो आपस में खेल रहे हैं. द बिग सेलर एंड बिग बायर आर प्लेइंग विथ ईच अदर. बट शुड वी एंटर इन द साइडवेज जोन? नेवर. यू शुड नेवर एंटर इन अ साइडवेज जोन. इंस्टेड आपको एंटर कब करना है? जब वो ब्रेकआउट दे देता है उस जोन के ऊपर से. And this is the most ideal spot to enter into the stock. Why? ऐसा क्यों है कि ये हमारे लिए सबसे आइडियल स्पॉट है एंट्री का? इसका मेजर रीजन ये है कि जब आपके एक मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे रहता है तो इट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट, राइट? दो एवरेजेस रहते हैं तो दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ सपोर्ट. लेकिन जब मल्टीपल एवरेजेस एक छोटे जोन में आकर के नॉट बना देते हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी सॉलिड सपोर्ट जोन और अ वेरी सॉलिड resistance zone. So when you will call this zone as a support, you will call this zone as a support if the price breaks upwards. वहीं पे अगर ये प्राइस नीचे की तरफ टूटती है तो you will not call it as a support, you will call it as a big resistance. जैसे हम लोग आईटीडी सीमेंटेशन ले रहे हैं आजकल, तो आईटीडी सीमेंटेशन में आपको दिखेगा कि देखो ये कन्वर्जेंस बन गया. कन्वर्जेंस बन गया बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये ऊपर जाने की जगह नीचे आ गया. अब क्या हो गया, ये जो मेरा पूरा जोन है, इट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. एनीबडी? Resistance. इट विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज ब्रोकन डाउनवर्ड्स. गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही हम लेते हैं, सपोज लेट मी लुक एट फोर्स मोटर. नहीं, फोर्स मोटर नहीं लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं, फ्रंटियर स्प्रिंग. इट इज देयर, राइट? अभी फ्रंटियर स्प्रिंग में आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज द वेयर इट हैज बिकम अ साइडवेज जोन इन फ्रंटियर स्प्रिंग, right? Now here what has happened? It has given a breakout. It has given a breakout. तो आइडियली ये बन गया है आपका सपोर्ट जोन. अभी प्राइस यहाँ पे आ करके, कैन यू वॉच, इट इज रीटेस्टिंग, बाउंस करके ऊपर जा रहा है, राइट? नाउ व्हाट हैज हैपेंड? Yes, sir. दिस जोन हैज बिकम अ सपोर्ट जोन. So this case will be valid till all these averages are below the price. जैसे ही ये प्राइस बाय एनी चांस 200 MA के नीचे आ गया, ये सब एवरेजेस के नीचे आ जाएगा, दिस केस विल फेल, right? So this is how multiple moving averages together becomes a very big opportunity in the market. If it breaks upwards, it becomes a very solid support. If it breaks downwards, it becomes a very solid resistance. सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर कोई आप रस्सी बनाते हो, whenever you will make a rope, it is not made of single string, right? मल्टीपल स्ट्रिंग्स रहते हैं, अलग अलग धागे आते हैं, फिर आप उसको ऐसे 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 करके यू कीप ऑन वाइंडिंग देम, देन इट मेक्स अ सॉलिड रोप. वैसा ही जब मल्टीपल मूविंग एवरेजेस टुगेदर आता है, दे इंटरमिंगल विथ ईच अदर, दे मेक अ वेरी सॉलिड सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन वेयर इट फायर्स, राइट? तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? आई ऑल्सो कॉल इट दैट इट इज लाइक अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस. एक घर के सामने भीड़ है. अब ये बारातियों की है या फ्यूनरल की है, ये बाद में पता चलेगा. कब पता चलेगा? अगर घोड़ा लेकर के दूल्हा निकला तो बाराती है. अगर लोग डेड बॉडी लेकर निकले तो इट इज अ फ्यूनरल, राइट? सो दिस इज हाउ a sideways zone is a great opportunity, but you have to wait till it breaks out. If it breaks above, very solid area, very good support.
your journey starts. But if it breaks downwards, hell, never be in that stock. Everybody understood this concept of multiple moving averages together, Yes, sir. right? So if I really chart it out over a long term, थोड़ा मैं long term पे अगर मैं इसको chart out करता हूँ, right? Can you tell me on this chart when was the best time to enter the stock? दो तीन जगह पे आपको दिखेंगे कि देयर वाज अ वेरी गुड स्पॉट टू एंटर द स्टॉक. कैन एनीबडी टेल मी which days, which month typically that spots were like when the entry would have been very good? लेफ्ट से चालू जुलाई. करिएगा. लेफ्ट से बताइए. July हाँ. July, at 500. November, वेट अ मिनट. व्हेन? सितंबर. November, सितंबर. सितंबर 22 में एक अच्छा एंट्री है. करेक्ट. राइट. नेक्स्ट, व्हेन इज द गुड November, एंट्री? जुलाई में. जुलाई. July 23. जुलाई. यहाँ पे. राइट. July 23. व्हेन इज द नेक्स्ट गुड एंट्री? नवंबर. November. कौन सा नवंबर? ये वाला. हाँ, और कौन सा है नेक्स्ट गुड एंट्री? ये वाला. June, May 24. June. Okay. Then another one was over here, right? Now these all were good entry points. Why? Because there was a convergence of averages, right? Everybody agrees? Convergence समझ में आ गया. जब multiple moving averages Yes. साथ में आते हैं, we call it as convergence, and they become a very good entry point. Now from the left to right, where you think it was the most riskiest time to enter the stock? सबसे ज्यादा रिस्की और गलत टाइम कहाँ पे था एंट्री करने का? लेफ्ट टू राइट. September in the सितंबर नहीं है ना? Jan. सर जनवरी टू फरवरी. यहाँ पे. 26. यहाँ पे नहीं. टिपिकली क्या है कि जहां कहीं पे भी आपके मूविंग एवरेजेस ऐसा मुंह खोल देते हैं ना, दैट इज योर रिस्कियर जोन. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द डाइवर्जेंस. गेटिंग माय पॉइंट? तो नेक्स्ट आपका कहाँ पे था डाइवर्जेंस जहां पे रिस्की था एंट्री? February 24. ओके. और कहाँ पे था रिस्की? September. September also. September 24. जुलाई 24. जुलाई 25. हाँ, ये सबसे जुलाई रिस्की 24. था. देखा आपको? दिस वाज द बिग रिस्क, August 24. है ना? दिस इज द बिग रिस्क, राइट? So this is where you'll have to September. understand whenever there is a divergence on the chart, whenever there is a divergence on the chart, there is a risk. And whenever there is a convergence on the chart, there is the comfort of entry. Everybody understood this कि चार्ट पे कैसे ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे एंट्री करना कंफर्टेबल है, कहाँ पे एंट्री करना रिस्की है. Understood everyone? Anybody, any question? तो दिस इज हाउ, वेरी सिंपल वे. कोई भी चार्ट खोलो और आराम से डिसाइड कर रहे हो ये स्टॉक में जाना है कि नहीं जाना है. ओके, लेट मी ब्रिंग यू सम स्टॉक ओवर हियर. यूपीएल. हाउ इज दिस स्टॉक नाउ फॉर एंट्री? Risky. हाँ जी. नाउ दिस इज रिस्की. रिस्की है. रिस्की है. चला गया आप लोग, है ना? लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक, पॉलीमेड. हाउ इज दिस स्टॉक नाउ? रिस्की. क्यों रिस्की है यार? Good. इट इज एक्चुअली Safe. कन्वर्जेंस ना. Comfortable. हाँ, ये कंफर्ट की तरफ आ रहा है. ये अभी कन्वर्जन होना चालू हो गया है, इंजन ठंडा हो रहा है. सो सिंपल वे आपको बता दो, यहाँ पे आपका इंजन ठंडा हो जाता है जब एवरेजेस पास में आते हैं. इंजन आपका ठंडा हो गया, ये गुड है. लेकिन अगर आपका इंजन ऐसा भड़क के गर्म हो गया, ये आपके लिए रिस्क हो गया, क्योंकि आप
बहुत गर्म हो गया अभी ये टेम्परेचर। सी दिस आइडियल स्पॉट ऑफ एंट्री अराउंड 1000 से 3x हो गया था विद इन 1 year। दिस इज हाउ द ब्यूटिफुल पावर दिस थिंग हैज। विद इन 1.5 years 1000 का स्टॉक जा करके आपका हो गया था अराउंड 3000। सो पावरफुल। Everybody understood the concept of convergence, divergence? Okay, anybody, any question over here on moving averages overall concept? नो सर, नो। सर एक क्वेश्चन है सर, कभी कभी हम देखते हैं स्टॉक इतना भाग जाता है 9 पीरियड मूविंग एवरेज से, जो पैराबोलिक कार्व होता है ना, जो एग्जॉर्शन वॉल्यूम आता है, तो उसमें क्या हम 9 की जगह 5 का कुछ कर सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको वही याद रखना है कि 5 का मूविंग एवरेजेस एक वीक एवरेजेस है, वहां पे सपोर्ट करने के लोग आएंगे नहीं। और आप 5 पे एग्जिट कर दोगे, 9 पे चांसेस ज्यादा है कि कोई सपोर्ट पे आ जाएगा, और फिर आपको लगेगा अरे मैं ये बाउंस मिस कर गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आपको डिसाइड करना है, बिकॉज योर चांसेस ऑफ मिसिंग द नेक्स्ट रैली इज हाई इफ यू आर वर्किंग वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन स्मॉल स्मॉल एवरेजेस। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी भी आपको एग्जिट का सिग्नल दे देगा। तो चूज इट वाइजली। गेटिंग टू स्ट्रिंजी, टू टाइट विल गिव यू स्मॉल स्मॉल रैलीज। दो आपका ड्रॉडाउन छोटा रहेगा, लेकिन रैलीज भी छोटा छोटा मिलता रहेगा। आप हाँ, अंदर बार करते रहेगा स्टॉक में। गॉट माई पॉइंट? तो आपको आपका एक स्वीट बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि किस एवरेजेस के कॉम्बिनेशन पे इट वर्क्स आउट गुड फॉर मी। गॉट इट एवरीवन? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सर वहाँ पर पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं क्या, जो 9 यू पीरियड कैन ईएमएस डिसाइड, है? आपका स्ट्रैटेजी के मुताबिक यू कैन प्लान पार्शियल बुकिंग। इट इज अप टू यू। बट फिर वही है, आपको रेडी रहना पड़ेगा कि फिर ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा तो यू विल फील दैट अरे पैसा रखा रहता तो बेटर रहता। तो आपको एक स्वीट स्पॉट खुद को ढूंढना पड़ेगा वहां पे। आई टिपिकली फाइंड 5 इज वेरी टाइट। आप अननेसेसरी अंदर बाहर करते बैठोगे। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ऑल गुड? चलिए, सो आई जस्ट kind of drop off this recording for now, and then we will have a fresh recording for the next indicator.